हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एनएससी कोलोकेशन स्कैम के बारे में समझेंगे। सो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि एनएससी कोलोकेशन स्कैम है क्या, इसके अंदर कौन कौन से ब्रोकर्स इंक्लूड है एंड इसके बारे में सेबी का फाइनल रिजल्ट क्या था। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलोकेशन फैसिलिटी है क्या। सो एनएससी ने अगस्त 2009 के अंदर ब्रोकर्स को अलाउ किया था कि वो अपने सर्वर्स को एनएससी के डेटा सेंटर के अंदर प्लेस कर सकते एंड एनएससी इस फैसिलिटी का कुछ चार्ज करती थी एंड उस टाइम पे सिर्फ बड़े ब्रोकर्स से इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे। एंड इसका मेन बेनिफिट ये था कि ब्रोकर्स को फास्टर एक्सेस मिल जाता था प्राइस फीड का, यानी कि बाय एंड सेल कोड्स का जो स्टॉक एक्सचेंज की साइड से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इसकी वजह से उन ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर इंगेज रहते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब ब्रोकर्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं। वैसे तो इस कोलोकेशन फैसिलिटी को यूज़ करने से सिर्फ डेटा ट्रांसफर के अंदर मिली सेकेंड्स का ही डिफरेंस आता था, लेकिन इस स्मॉल टाइमिंग डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट के अंदर भी डिफरेंस आ जाता था, क्योंकि जो लोग इस कोलोकेशन फैसिलिटी को यूज़ कर रहे उनको प्राइस फीड पहले मिलती थी एंड उनकी ट्रेड नॉन कोलोकेटेड सर्वर को प्राइस फीड मिलने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती थी। सो अब हम लोग बात करते हैं कि एनएससी कोलोकेशन स्कैम के अंदर हुआ क्या था। सो एनएससी ने कोलोकेशन फैसिलिटी को स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ही टिक बाय टिक मार्केट डेटा ऑफर करना चालू कर दिया था एंड वो इस डेटा को ऑफर करने के लिए एक फ़ी भी चार्ज करते थे। सो इस टिक बाय टिक मार्केट डेटा के अंदर एनएससी अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, जैसे कि बाय एंड सेल ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिलेशन, ऑर्डर मॉडिफिकेशन और कोई भी ट्रेड जो हैपन हुई हो। एंड इस डेटा के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती थी एंड जिन भी ब्रोकर्स का सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम्स होता था वो इसका बहुत अच्छे से एडवांटेज ले सकते थे। सो जो भी ब्रोकर सबसे पहले रीच लोड सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा उसको ये सब डेटा बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। एंड ओपीजी सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये एलिगेशंस थी कि उन्होंने इस सिस्टम का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है क्योंकि उनके पास एनएससी के आईटी डिपार्टमेंट की वर्किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सो ओपीजी सिक्योरिटीज़ ने एनएससी के आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये फिगर आउट किया था कि कौन सा सर्वर सबसे अच्छा काम कर रहा है एंड कौन सा सर्वर किस टाइम पे स्टार्ट होता है। इसकी वजह से ओपीजी सिक्योरिटीज़ रीच क्राउडेड सर्वर को एक्सेस करती थी। सो जब कोई भी ब्रोकर कोलोकेशन फैसिलिटी को अवेयर करता था सो उनको सर्वर्स एंड पोर्ट्स की डिटेल दी जाती थी जिससे वो कनेक्ट कर सकते टू एक्सेस द प्राइस फीड्स। एंड ओपीजी सिक्योरिटीज़ मल्टीपल आईपी एड्रेसेस का यूज़ करता था एक सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उसको स्टार्टिंग के 2 या 3 कनेक्शन मिल जाते थे उस पर्टिकुलर सर्वर के एंड इसकी वजह से वो डेटा को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकता था। एंड ओपीजी सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये भी एलिगेशंस है कि उन्होंने बार बार सेकेंडरी सर्वर के साथ कनेक्ट किया है जिसको बैकअप सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। एंड वो इसके साथ इसलिए कनेक्ट करते थे क्योंकि इस सर्वर के ऊपर लोड कम रहता था एंड एनएससी को इस बात के बारे में पता भी चल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। सो अब हम लोग समझते हैं कि ये सेकेंडरी सर्वर है क्या। सो जब भी कोई भी ब्रोकर कोलोकेशन फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन देता है एंड वो अप्रूव हो जाती है तो उसको एक्टिवेशन मेल के अंदर 2 सर्वर की डिटेल आती है, एक होता है प्राइमरी सर्वर एंड एक होता है सेकेंडरी सर्वर। सो ब्रोकर सेकेंडरी सर्वर के साथ तभी कनेक्ट कर सकते जब उनका प्राइमरी सर्वर किसी रीज़न की वजह से फेल हो गया हो, लेकिन उस टाइम सेकेंडरी सर्वर हमेशा ऑन रहता था एंड उसके ऊपर कोई अच्छे से नज़र भी नहीं रखता था। तो ओपीजी सिक्योरिटीज़ एंड और भी ब्रोकर्स सेकेंडरी सर्वर के अंदर बार बार लॉगिन करते रहते थे। एंड फिर जब ये स्कैम बाहर आया तो एनएससी बोर्ड ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ सेबी एंड डेलॉयट इंडिया को अपॉइंट किया था इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का ये कहना था कि एनएससी के टिक बाय टिक मार्केट डेटा ऑफर को मार्केट के अंदर बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है एंड इसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एंड ओपीजी सिक्योरिटीज़ ने इस वाले सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया सेलेक्टेड सर्वर्स पे सबसे पहले कनेक्ट करने पे एंड उन्होंने साथ ही साथ सेकंड एंड थर्ड पोजीशन को भी उन सेलेक्टेड सर्वर्स पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है। एंड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के रिपोर्ट ने ये भी कहा था कि ओपीजी एंड कुछ और ब्रोकर्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाता था सेकेंडरी सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए। डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि एनएससी का टिक बाय टिक मार्केट डेटा सिस्टम बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है एंड जो भी ब्रोकर रीच क्राउडेड सर्वर्स के ऊपर कनेक्टेड थे उनके पास प्राइस की इंफॉर्मेशन फास्ट आती थी एज कम्पेयर टू दी ब्रोकर्स हु वर कनेक्टेड टू अ क्राउडेड सर्वर।
एंड इन सब रिपोर्ट्स के बाद एनएससी ने अप्रैल 2014 के अंदर मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से हर एक ब्रोकर के पास एक ही टाइम पे प्राइस फीड आती थी, चाहे वो कभी भी कनेक्ट करे एक्सचेंज के सर्वर के साथ। एंड इस स्कैम के ऊपर सेबी का ये कहना था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉर्म कर पाई उन ब्रोकर्स के लिए जो उनकी को लोकेशन सर्विसेज को अवेल करते थे एंड जिनको टिक बाय टिक डेटा मिलता था। लेकिन सेबी ने ये भी कहा था कि एनएससी कैन नॉट बी चार्ज विद फ्रॉड्स, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे कि एम्प्लॉयज एंड ब्रोकर्स साथ में मिले हुए हैं। ना ही कोई प्रूफ था कि एनएससी के ऑफिसर्स ने एंड ब्रोकर्स ने साथ में मिलकर लूपहोल को यूज करके फाइनेंशियली गेन किया है। लेकिन सेबी ने यह भी कहा था कि एनएससी ने मार्केट के अंदर कंपटीशन को कॉम्प्रोमाइज किया एंड सब ब्रोकर्स के पास फेयर एडवांटेज नहीं था। सो एनएससी को प्रोविजन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर गिल्टी तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सचेंज ने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म नहीं किया था टिक बाय टिक मार्केट डेटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले। एंड साथ ही साथ एनएससी की रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेके पॉलिसीज भी वीक थी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2019 में सेबी ने एनएससी को बोला था कि उनको अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट पे करना पड़ेगा जो उन्होंने टिक बाय टिक डेटा ऑफर से कमाया बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 11 एंड फाइनेंशियल ईयर 14। एंड ये अमाउंट ₹625 करोड़ का था अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट ऑफ 12% फ्रॉम अप्रैल 2014। एंड इंटरेस्ट को अकाउंट करने के बाद ये अमाउंट रफली 1000 करोड़ रुपीज़ का बन गया था। साथ ही साथ एनएससी को 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन भी कर दिया गया था। इसके साथ साथ सेबी ने यह भी बोला था कि रवि नारायण जो एमडी एंड सीईओ थे एनएससी के एंड चित्रा रामकृष्णन जो रवि नारायण जी के बाद एमडी एंड सीईओ थी एनएससी के, कि वो दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फेल हो चुके हैं एंड ये दोनों इक्वल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। एंड सेबी ने रवि नारायण को उनकी फाइनेंशियल ईयर 11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 13 की सैलरी का 25% पे करने के लिए बोला था एंड चित्रा रामकृष्णन को उनकी फाइनेंशियल ईयर 14 की सैलरी का 25% पे करने के लिए बोला था। एंड रवि नारायण का ग्रॉस रेम्यूनरेशन फाइनेंशियल 11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 13 के बीच में ₹24.3 करोड़ का था एंड चित्रा रामकृष्णन का फाइनेंशियल ईयर 14 में ₹4.5 करोड़ था। इसके अलावा सेबी ने एक सेपरेट ऑर्डर में ओपीजी सिक्योरिटीज, वे टू वेल्थ ब्रोकर्स एंड जीके एंड सिक्योरिटीज के ऊपर भी पेनल्टीज इंपोज की थी। एंड अभी जनवरी 2020 के अंदर सेबी ने रवि नारायण को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया एंड बोला है कि वो इस मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। सो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से स्कैम के ऊपर ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे। So that's all from our side. Thank you so much for watching this video. If you liked our video, please press the like button and also share it with your friends. And also share your valuable feedbacks in the comment section and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.